हेलो फ्रेंड्स, मां शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की पिछली क्लास में हमने देखा था गंगा का मैदान। आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का जो अधिकांश विस्तार है वो कहाँ पे है? वो असम में ज्यादा है। ठीक है, तो जो ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसका एक और नाम है, वो क्या है? असम का मैदान। क्या नाम है? असम का मैदान। मैदान ए असम है ना। ठीक है, असम का मैदान। किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र मैदान का ही एक और नाम है असम का मैदान। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये क्या है? एक संकरी खादर युक्त संरचना है। ठीक है, ये जो मैदान है ये संकरा खादर, ठीक है, खादर युक्त संरचना है। असम का मैदान एक संकरी खादर युक्त संरचना है। ठीक है, खादर यानी कि जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे हम खादर कहते हैं। तो क्या है? असम का मैदान एक संकरी खादर युक्त संरचना है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, असम के मैदान की लंबाई कितनी है? इसके मैदान की लंबाई है 800 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? असम के मैदान की लंबाई है 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 75 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई जो है 75 किलोमीटर और लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है, 75 किलोमीटर की चौड़ाई से पता चलता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान ये क्या है? संकरा खादर मैदान है। ठीक है, फिर 56,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। असम का मैदान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 56,000 वर्ग किलोमीटर में। 56,000 वर्ग किलोमीटर में असम का जो ये क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है ये फैला हुआ है। ठीक है, और ये सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या है? सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त। देखो, ये सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में क्यों है? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत से नग्न पठार से ना। तो वो पूरा नग्न पठार है, वहां पे नदी क्या करती है? अपर्दन करती जाती है, पर वहां पे निक्षेपित नहीं करती है ना, वहां से अवसाद अपने साथ लेते हुए चलती है। वो नग्न पठार है तो वहां पे वो डिपोजिट नहीं करवाती। लेकिन जैसे ही फिर वो भारत में प्रवेश करती है ना, और मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो वो जो अवसाद होते हैं वो क्या होते हैं? जगह जगह इकट्ठे होते जाते हैं। फिर उससे क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी अपना क्या करती है रहती है? मार्ग बदलती रहती है। ठीक है, और ज्यादा मलबा होने की वजह से फिर वहां पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो क्या है? ये सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है? सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। और ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर में क्या है? हिमालय। ठीक है, उत्तर पूर्व में है नागा पहाड़, नहीं हाँ, पटकाई और नागा पहाड़ियां। क्या है? नागा और पटकाई पहाड़ियां है ना। और दक्षिण पूर्व में है गारो खासी जयंतिया, गारो खांसी जयंतिया पहाड़ियां। ठीक है ना। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है तीन ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऊपर हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्व में नागा और पटके पहाड़ियां, और दक्षिण पूर्व में है गारो खासी जयंतिया। ठीक है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, और इधर क्या है? इधर भारत बांग्लादेश की बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, भारत बांग्लादेश की सीमा है किधर? पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये हुआ क्या हुआ? ये हुआ अपने ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, मैदान है ए असम। अब हम देखेंगे ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे मृदा क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर? मृदा के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। ठीक है, मृदा क्षेत्र के आधार पर, मृदा क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो मृदा क्षेत्र के आधार पर अपन क्या देखेंगे? भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, हम ये मुख्य 4 मैदान देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भाबर। देखो, भाबर जो है ये क्या है? कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है। भाबर क्या है? भाबर जो है वो कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है, और इसका जो विस्तार है वो सिंधु से तीस्ता नदी तक है। कहाँ तक है? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है, और ये कृषि योग्य नहीं है। भाबर क्या है? कृषि योग्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़े वृक्ष जो है वो पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? एक महत्वपूर्ण बात होती है भाबर में कि यहाँ पे जो हिमालय से जो छोटी छोटी नदियां निकलती है वो यहाँ पे क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? वो छोटी छोटी नदियां जो है वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और ये अत्यधिक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
भाबर क्या है, अत्यधिक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र और शिवालिक के गिरिपद में स्थित है। ठीक है, क्या है भाबर, कंकड़ पत्थर युक्त संरचना, कंकड़ पत्थर युक्त संरचना। ठीक है, भाबर क्या है, कंकड़ पत्थर युक्त संरचना। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पर है भाबर का, तो सिंधु से तीस्ता नदी तक, सिंधु से तीस्ता नदी तक भाबर का विस्तार है। ठीक है, भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, सिंधु से तीस्ता नदी तक। और ये क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है, क्या है, कृषि योग्य नहीं है। और यहाँ पे जो हिमालय से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं वो यहाँ पे क्या हो जाती है, छोटी छोटी नदियां यहाँ पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो जाती है ना, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, विलुप्त हो जाती है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि जनसंख्या नहीं है, यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या नहीं है ना, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, और कृषि योग्य भी नहीं है। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपके शिवालिक के गिरिपद में, शिवालिक के गिरिपद में, शिवालिक के गिरिपद में स्थित है। ठीक है, भाबर वाला जो क्षेत्र है ये कंकड़ पत्थर युक्त संरचना वाला क्षेत्र है, सिंधु से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है और ये कृषि योग्य नहीं है। छोटी छोटी नदियां यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है और शिवालिक के गिरिपद में स्थित है ना। ये जैसे शिवालिक पहाड़ है ना, क्या है ये, शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक के नीचे कंकड़ पत्थर युक्त एक संरचना मिलती है, यानी कि शिवालिक के हमें दक्षिण में क्या मिलती है, एक कंकड़ पत्थर युक्त संरचना, जिसका क्या नाम देते हैं, भाबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वृक्ष जो है ना, वृक्ष जो है यहाँ पे क्या मिलते हैं, हमें बड़ी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, भाबर क्षेत्र में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, बड़े वृक्ष मिलते हैं। लेकिन यहाँ से जो हिमालय से जो नदियां निकलती है ना, वो यहाँ पे क्या होते हैं, वो यहाँ पे दिखना बंद हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो पत्थर युक्त संरचना है और यहाँ पे क्या होती है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये दिखना बंद हो जाती है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार हमने देखा सिंधु से तीस्ता नदी तक। ठीक है, फिर दूसरा है भाबर के बाद एक और क्षेत्र आता है तराई। क्या आता है, तराई। तराई क्या है, तो तराई जो है वो दलदल युक्त संरचना है। क्या है, तराई एक दलदल युक्त संरचना है। ठीक है, और ये 10 से 15 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी में मिलती है। किसमें मिलती है, 10 से 15 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी में मिलती है। ठीक है, और कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। यहाँ नदियां पुनः प्रकट होती हैं जो भाबर प्रदेश में विलुप्त हुई थी। ठीक है, तो जो भाबर के दक्षिण में जो हमें क्षेत्र मिलता है ना, दलदल युक्त, कौन सा क्षेत्र होता है ये, दलदल युक्त। ठीक है, दलदल युक्त है ना, तराई में हमें कौन सा क्षेत्र मिलता है, दलदल युक्त। कितने, 10 से 15 किलोमीटर की संकरी पट्टी मिलती है। भाबर के दक्षिण में हमें दलदल युक्त क्षेत्र मिलता है जो जो 10 से 15 किलोमीटर जिसका विस्तार होता है। ठीक है, और जो भाबर में जो नदियां विलुप्त हुई थी, यानी कि जो नदियां दिखाई देना बंद हुई थी, ठीक है, वो नदियां क्या होती है, वो यहाँ पर आती हुई हमें वापस पुनः प्राप्त होती है। ठीक है, यानी हम उन नदियों को यहाँ पे क्या करते हैं, पुनः देख पाते हैं। ठीक है, और ये जो क्षेत्र ये कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। क्या है, कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, लेकिन क्या, कुशल जल प्रबंधन, कुशल जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली से, और सिंचाई प्रणाली से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे चावल और जूट की कृषि की जा रही है। क्या किया जा रहा है, चावल और जूट की कृषि। ठीक है, चावल और जूट की यहाँ पे कृषि की जा रही है। तो तराई क्या है, दलदल युक्त संरचना है, 10 से 15 किलोमीटर में इसका विस्तार है। कुशल जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली से यहाँ पे चावल और जूट की कृषि की जा रही है। कृषि करना वैसे यहाँ पे कृषि के लिए इतनी अधिक अनुकूल उपस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कुशल जल प्रबंधन और इनसे चावल और जूट की कृषि की जा रही है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मलेरिया का फैलाव ज्यादा है। क्या है, मलेरिया का फैलाव ज्यादा, जिससे जनसंख्या कम है। ठीक है, दलदल युक्त क्षेत्र है जिससे मलेरिया होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे जनसंख्या भी कम है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या कम है। ठीक है, अब हम देखेंगे बांगर। क्या देखेंगे, बांगर। तराई के दक्षिण में कहाँ मिलती है, तराई के दक्षिण में पुराना जलोट है। बांगर क्या है, तराई के दक्षिण में पुराना जलोट। पुराना जलोट मतलब यहाँ पर नदियों ने अब निक्षेप करना बंद कर दिया है। ठीक है,
पूरा जो बांगर वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या हुआ, नदियों के द्वारा अब निक्षेपण जो है वो बंद हो चुका है। तो यहाँ पे वो जो हमें मिट्टी मिलती है वो पुरानी मिट्टी है, ठीक है, यानी कि पुराना जलोट है, ठीक है। तो बांगर क्या है, पुरानी जलोट को कहा जाता है। और ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है हमें तराई के दक्षिण में, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी, 100 से 300 मीटर। बांगर क्षेत्र की ऊंचाई है 100 से 300 मीटर। 100 से 300 मीटर का अर्थ है कि ये बहुत ही ऊंचा क्षेत्र है ना, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, 100 से 300 मीटर की हाइट बहुत अच्छी हाइट है। तो ये क्या है, बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी, ठीक है। क्या है, 100 से 300 मीटर की ऊंचाई है, तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, ठीक है। और बांगर क्षेत्र में अधिकतर जो क्षेत्र है वो भारत का हरित प्रदेश है ना, भारत का हरित क्रांति प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो मिट्टी है वो बांगर मृदा है ना, बांगर वाली है, ठीक है। भारत का हरित क्रांति प्रदेश, ठीक है, अर्थात हरित क्रांति प्रदेश है। तो क्या होगा, ये सर्वाधिक सिंचित प्रदेश भी होगा, सर्वाधिक सिंचित प्रदेश, ठीक है। क्या है, तराई के बांगर क्या है, तो तराई के दक्षिण में पुराना जलोट है। 100 से 300 मीटर की क्या है, इसकी ऊंचाई है, और ऊंचाई अच्छी खासी है। तो क्या है, बाढ़ मुक्त है, भारत का हरित क्रांति प्रदेश है, भारत का सर्वाधिक सिंचित प्रदेश इस क्षेत्र में शामिल है, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक सिंचित प्रदेश में हमें बांगर मृदा मिलती है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है, बांगर मृदा का निर्माण कब होता है, प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन युग में, ठीक है। बांगर मृदा का निर्माण कब होता है, बांगर मृदा का निर्माण हो रहा है आपके प्लीस्टोसीन युग में, ठीक है। तो बांगर क्या है, तराई के दक्षिण में पुराना जलोट है। क्या है बांगर, तराई के दक्षिण में पुराना जलोट है, 100 से 300 मीटर की ऊंचाई, बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, भारत का हरित क्रांति प्रदेश है, और सर्वाधिक सिंचित प्रदेश है। इसका निर्माण जो है प्लीस्टोसीन युग में हुआ, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और सिंधु का मैदान एवं ऊपरी गंगा के मैदान में इसका विस्तार है। सिंधु का मैदान एवं ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान में क्या है, इसका विस्तार है, ठीक है। ऊपरी गंगा की मैंने आपको पिछली क्लास में एवरेज हाइट बताई थी, वो कितनी थी, 300 मीटर, ठीक है। तो बांगर जो है तराई के दक्षिण में पुराना जलोट है, 100 से 300 मीटर की इसकी ऊंचाई है, बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, भारत का हरित क्रांति प्रदेश है, सर्वाधिक सिंचित प्रदेश है। इसका जो निर्माण हुआ है वो प्लीस्टोसीन युग में हुआ है, और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिंधु का मैदान और ऊपरी गंगा के मैदान में इसका विस्तार है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे हम खादर। क्या देखेंगे, खादर। खादर क्या है, खादर नवीन जलोट है। बांगर क्या था, बांगर था पुराना जलोट, खादर है नवीन जलोट, ठीक है। खादर क्या है, नवीन जलोट, ठीक है। और इसकी जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई, वो कितनी है, 35 से 100 मीटर, 35 से 100 मीटर, यानी कि क्या होगा, ये बाढ़ वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। क्या होगा, बाढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है। खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा है, 33 से 100 मीटर की इसकी ऊंचाई है, अर्थात ये क्या होगा, बाढ़ वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या है, बहुत ही उपजाऊ है। खादर क्या है, बहुत ही उपजाऊ, अत्यधिक उपजाऊ है ना। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप फसल की, चावल के बीज फेंक के आ जाओ, फसल जब जैसा उसका टाइम होगा, जैसे ही आप आके फसल प्राप्त कर सकते हो सीधा, है ना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मतलब इतना उर्वरक है ये, है ना, इतनी उपजाऊ है, ठीक है। तो खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा है, 35 से 100 मीटर की ऊंचाई है, बाढ़ वाला क्षेत्र है, और बहुत ही उपजाऊ है। क्या है, बहुत ही उपजाऊ, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो मध्य गंगा एवं निम्न गंगा के मैदानों में और ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में है, ठीक है। इसका जो विस्तार का मध्य गंगा का मैदान है ना, निम्न गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये बाढ़ वाले क्षेत्र है ना। तो बाढ़ वाले क्षेत्र में हमें खादर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वी यूपी है ना, पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या है, पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, है ना, ठीक है। बिहार, पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में हमें क्या मिलता है,
इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसका जो निर्माण है, खाद्य संरचना का जो निर्माण है वो होलोसिन युग में होगा। कौन से युग में? निर्माण होलोसिन युग में, होलोसिन युग में। ठीक है, खाद्य संरचना का निर्माण कब हुआ? तो खाद्य संरचना का आपके निर्माण हुआ होलोसिन युग में। एक बात और, ये जो बांगर है ना, इसका विस्तार अधिकतर यूपी में है। ठीक है, और खादर का विस्तार अधिकतर कहाँ है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल में है। बांगर का विस्तार यूपी में और खादर का विस्तार अधिकतर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक है, पूर्वी राज्यों में, है ना। और ठीक है, तो ये क्या हुई? खादर आपके। मैं आपको एक बार ये है शिवालिक हिमालय। शिवालिक के दक्षिण में कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है। कौन सी संरचना है? कंकड़ पत्थर युक्त संरचना। ठीक है, क्या नाम है उसका? भाबर। क्या विशेषता है? यहाँ पे नदियां जो है विलुप्त हो जाती है, वृक्ष पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त संख्या में है। ठीक है, और कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भाबर के बाद हमें मिलता है दलदल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दलदल, है ना, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है तराई। ठीक है, और यहाँ पे जो नदियां विलुप्त हुई थी, यहाँ से निकलने वाली जो नदियां विलुप्त हुई थी, हिमालय से निकलने वाली, वो हमें यहाँ पे पुनः प्राप्त होती है, यानी हम उन्हें यहाँ पर तराई क्षेत्र में पुनः देख सकते हैं। ठीक है, तराई के बाद आता है बांगर। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा। निर्माण कब हुआ था? प्लीस्टोसिन युग में। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा। निर्माण हुआ था प्लीस्टोसिन युग में। ठीक है, और फिर बांगर के बाद है खादर। बांगर के बाद क्या है? खादर। ठीक है, महीन मिट्टी के कण है खादर, यानी उपजाऊ मृदा। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा, ये आपके खादर है। ठीक है, अब हम देखेंगे डेल्टाई प्रदेश। क्या देखेंगे? शिवालिक के दक्षिण में भाबर, भाबर के दक्षिण में तराई, तराई के दक्षिण में बांगर, बांगर के दक्षिण में खादर। ठीक है, अब हम देखेंगे डेल्टाई प्रदेश, है ना। डेल्टाई प्रदेश में जो मृदा से निर्मित संरचना होती है। ठीक है, तो डेल्टाई प्रदेश भारत में स्थित गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। किसका डेल्टा? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, है ना। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और इसकी आकृति कैसी है? चापाकार, चापाकार आकृति है। ठीक है, डेल्टा का एक बड़ा भाग जो है वो बांग्लादेश में है। कहाँ पे है? डेल्टा का एक बड़ा भाग है वो बांग्लादेश में है। ठीक है, डेल्टा का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, पहले तो मैं आपको डेल्टा क्या है ये बता देती हूँ ना। ये नदियां बह के आती है और जो समुद्र के पास आती है तब ये क्या होती है? इनका जो वेग है वो बहुत धीमा पड़ जाता है। ठीक है, अगर आपने कभी बारिश देखी और बारिश के बाद जिस तरीके से सड़क पे जो मलबा होता है, जो गंदगी होती है वो इकट्ठी हो जाती है ना, उसी तरीके से क्या होता है कि नदियां भी अपने साथ निक्षेपण लेके आती हैं, नदियां भी अपने साथ अवसाद लेके आती हैं और उनके निक्षेपण क्या होते हैं? जमा होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? ऐसे जमा होते जाते हैं। ठीक है, और इनके जमा होने से क्या होता है? एक संरचना बन जाती है ना, जमीन जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंसान रह सकते हैं वैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, कहाँ बन रही है? समुद्र में बन रही है ना, या समुद्र के पास किनारों पर बन रही है। ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसी संरचना बन जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा में क्या होता है? जैसे कि ये कोई डेल्टा बना है ना, तो डेल्टा का ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है ना, ये ऐसे जो पूरा पेक है, जैसे कि इधर क्या है? यहाँ भी समझ लीजिए पानी है। ठीक है ना, ऐसे डेल्टा बन गया। ठीक है, तो डेल्टा का ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं चार। क्या कहते हैं? चार, यानी कि डेल्टा का ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है चार। ठीक है, और ये जो जलयुक्त गहरा भाग है ना, ये जलयुक्त गहरा भाग है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बिल। जलयुक्त गहरा भाग इसे क्या कहते हैं? बिल। ठीक है, डेल्टा का जलयुक्त गहरा भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है बिल। ठीक है, तो ये जो चार है, यहाँ पे क्या होती है? मानव बस्तियां। चार में क्या मिलती है हमें?
मानव बस्तियां, यानी कि यहाँ पे मनुष्य रहते हैं, ठीक है। और ये जो बिल वाला क्षेत्र, यहाँ पे मछली पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मछली पालन, ठीक है। तो डेल्टा का ऊंचा उठा हुआ भाग 4, ठीक है, और जल युक्त गहरा भाग क्या कहलाता है? बिल कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जूट और चावल की कृषि भी महत्वपूर्ण। किसकी कृषि? जूट एवं चावल की कृषि। जूट एवं चावल की कृषि भी क्या है? यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब कुछ शब्दावलियां हैं जो देख लेती हैं। खोल, क्या नाम है? खोल, ठीक है। खोल किसे कहते हैं ना? तो बांगर और खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि खोल कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर और खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि, बांगर और खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि क्या कहलाती है? उच्च भूमि कहलाती है खोल, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये है बांगर वाला क्षेत्र, है ना। ये है बांगर वाला क्षेत्र, ठीक है। और ये है आपके खादर वाला क्षेत्र, ठीक है। क्या है? ये बांगर और ये है खादर, ठीक है। तो इसके जो मध्य वाला क्षेत्र है, ठीक है, जहां से हमें पता चल रहा है कि ये वाला क्षेत्र बांगर है और ये वाला क्षेत्र खादर है, ठीक है। तो ये जो मध्य वाली भूमि है इसे हम कहते हैं खोल, ठीक है। बांगर और खादर को अलग करने वाली, ठीक है, बांगर और खादर को अलग करने वाली जो उच्च भूमि है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है खोल, ठीक है। बांगर और खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि खोल कहलाती है। बांगर और खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि खोल कहलाती है, ठीक है। देखिए कि चो व चोस भूमि है ना, चो व चोस। तो चो व चोस क्या? तो शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर उतरती हुई बरसाती नदियों को चो कहते हैं, है ना। शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर उतरती हुई बरसाती नदियों को चो कहते हैं, है ना। ठीक है, शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर ये जो उतरती हुई बरसाती नदियां है, कौन सी नदियां हैं? बरसाती नदियां, है ना। बारहमासी नदियां नहीं, बरसाती नदियां, ठीक है। तो शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर उतरती हुई बरसाती नदियों को चो कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर उतरती हुई बरसाती नदियों को चो कहते हैं, ठीक है। और ऐसी नदियों द्वारा क्या, जो ये नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा क्या किया जाता है? शिवालिक की भूमि पर उबड़ खाबड़ ढाल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है, ठीक है। इन नदियों द्वारा क्या होता है? शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है। क्या बन जाती है? उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं चोस भूमि, ठीक है। शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर उतरती हुई बरसाती नदियों को चो कहते हैं, और शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर इन नदियों के द्वारा जो उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है उसे चोस भूमि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? चोस भूमि। तो जो ये नदियां हैं, इनके उतरने से शिवालिक के ढालों पर क्या, उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है ना। उबड़ खाबड़ भूमि जैसे देखी भी होगी आपने कुछ इस तरीके से ना, ऐसे, ठीक है। तो उबड़ खाबड़ जैसे चंबल नदी की जो बीहड़ वाला क्षेत्र है ना, कुछ वैसी संरचना बन जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चौस भूमि, ठीक है। फिर है भूंड। भूंड क्या है? बांगर मृदा के क्षेत्र में अपक्षय की क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? अपक्षय की क्रिया द्वारा महीन मिट्टी के कण जो है वो विस्थापित हो जाते हैं। फलतः मोटे कणों वाली जो बालू के ढेर कहीं कहीं दिखाई देते हैं उसे हम भूंड कहते हैं। देखो, बांगर मृदा के क्षेत्र में क्या है? बांगर मृदा के क्षेत्र में अपक्षय की क्रिया द्वारा, है ना, अपक्षय की क्रिया द्वारा महीन मिट्टी के कण विस्थापित हो जाते हैं। महीन मिट्टी के कण विस्थापित हो जाते हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बालू के ढेर, मोटे बालू के कण, है ना, मोटे बालू के कण कहीं कहीं दिखाई देता है ना, कण कहीं कहीं दिखाई देता है, जिसे भूंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे भूंड कहते हैं। ठीक है, देखो जो बांगर है यानी कि पुराना जलोढ़, ठीक है, पुराने जलोढ़ में क्या होता है, कुछ ऐसी संरचना है ना, ठीक है। तो क्या अपक्षय, अपक्षय यानी जैसे कि हवा के द्वारा, पानी के द्वारा ये जो कण है, ये छोटे छोटे कण है, ये क्या होते हैं, कहीं विस्थापित हो जाते हैं, कि उड़कर चले जाते हैं। ठीक है, इनके कहीं उड़ के जाने से फिर ये जो बड़े बड़े कण दिखाई देने लगते हैं ना, बड़े बड़े मोटे मोटे कण दिखाई देने लगते हैं बालू के, रेत के, उसे ही भूंड कहते हैं। ठीक है, तो भूंड क्या है, बांगर मृदा के क्षेत्र में अपक्षय की क्रिया द्वारा महीन मिट्टी के कण जो है वो विस्थापित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप जो बालू, मोटे बालू के कण वो दिखाई देने लगते हैं, उसे भूंड कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे धांड। क्या, धांड। तो सिंधु के डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली बरसाती झीलें जो नदियों के जल के एकत्रित होने से बनी है, विकसित हुई है। ठीक है, धांड क्या है, सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र में, है ना, किसके क्षेत्र में, सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र में बरसाती झीलें, बरसाती झीलें जो कैसे विकसित हुई है, जो नदियों द्वारा निर्मित हुई है। ठीक है, नदियों के जल से, नदियों के जल के एकत्रित होने से निर्मित हुई है। ठीक है, नदियों के जल से एकत्रित होने से विकसित हुई है। ठीक है, धान क्या है, सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र में बरसाती झीलें जो नदियों के जल के एकत्रित होने से निर्मित हुई है। ठीक है, क्या है, सिंधु नदी के डेल्टाई क्षेत्र में बरसाती झीलें, यानी कि ये झीलें जो है कैसे निर्मित हुई है, ये झीलें हुई है नदियों के द्वारा, है ना, जैसे नदी कुछ इस तरीके से बह रही होगी, फिर नदी ने अपना बहाव इस तरह से कर लिया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाती, झील निर्मित हो जाती। ठीक है, इन तो नदियों के जल के एकत्रित होने से ये झीलें हुई है। ठीक है, इन नदियों के जल के एकत्रित होने से ये झीलें विकसित हुई है, और अभी ये बरसात के पानी द्वारा अपने पानी के अवेलेबल रखती है ना। ठीक है, तो क्या है, धान सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र में बरसाती झीलों में नदियों के जल से एकत्रित होने से विकसित हुई है। ठीक है, बरसाती झीलें हैं जो नदियों के जल के एकत्रित होने से विकसित हुई है। ठीक है, ये था धान। अब फिर देखेंगे रेह और कल्लर। क्या है, रेह या कल्लर, है ना, रेह या कल्लर क्या है, तो हरित क्रांति के क्षेत्रों में विकसित लवणीय मृदा के क्षेत्र है। क्या है, हरित क्रांति के क्षेत्रों में, हरित क्रांति जहाँ पे हुई थी उस क्षेत्र में, यानी कि पंजाब हरियाणा, है ना, हरित क्रांति के क्षेत्र में विकसित लवणीय मृदा के क्षेत्र, लवणीय मृदा के क्षेत्र। देखो, अगर आपने कभी खेत में सिंचाई करते टाइम कभी ध्यान दिया हो, या तो जब वो पानी जो वाइट हो जाता है ना, सफेद सफेद परत जम जाती है ना, ठीक है, तो वही है रेह और कलर। क्या है, उसी को रेह या कलर कहते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति के क्षेत्र में विकसित लवणीय मृदा के क्षेत्र हैं, और इनकी उत्पत्ति जल जमाव एवं वाष्पीकरण के कारण मृदा में लवण की मात्रा में वृद्धि होने से है। इनकी उत्पत्ति एक तो जल के जमाव एवं वाष्पीकरण के कारण मृदा में क्या है, लवणों की मात्रा अधिक होने से, लवणों की मात्रा अधिक होने से होती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, रेह और कलर में, इसमें मृदा के अंदर लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है, लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, और बांगर मृदा के क्षेत्र में क्या होती है, एक नमक युक्त सफेद परत जम जाती है। क्या होती है, नमक युक्त सफेद परत, जिसे हम क्या कहते हैं, रेह या कलर। ठीक है, फिर देखो, विश्व के मैदान जो है वो विश्व के क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। मैदान क्या होते हैं, विश्व के
सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। भारत जो अपना देश है ना, इस देश की कुल 47% जनसंख्या का निवास कहाँ पे है, वो मैदान में है, ठीक है। और हिमालय पर्वत का उपहार, मैदान को क्या माना जाता है, मैदान को माना जाता है हिमालय पर्वत का उपहार। जलोढ़ मिट्टी और भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र है, ठीक है। और मैदान में क्या होती है, समतल भूमि होती है। समतल भूमि के कारण ये परिवहन के बहुत ही अच्छे विकल्प होते हैं। यहाँ पे रेल मार्ग, जल मार्ग व नदियों के जाल के द्वारा क्या होती है, व्यापारिक एवं औद्योगिक गतियों को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस तक की इसमें व्यापक संभावना होती है। और मैदानों को क्या कहा जाता है, मैदानों को कहा जाता है सभ्यता का केंद्र, सभ्यता का केंद्र, ठीक है। तो आज आपके मैदान पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।